गोलगप्पा बनाएंगे। रचित फिर खराब फोटो आएगी बेटा। आप तो कुछ है नहीं। हाँ बाय। हाँ बेटा बीज आए तो ब्रो आपका वो हो जाएगा बीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पुप्पा। मिर्च लाओ चम्मच लाओ। रुक जा रचिता, वो चाकू से निकाल। मीठा है बताओ। जब देंगे काट के तब हाँ, ठीक है। आगे माँ पीछे जाओ, डोरमैट है, गिर जाओ। ऐसा कर दो 2 मिनट अंदर अंदर कर दो बेड बेड के अंदर चलो अंदर का जल्दी करो जल्दी। ये बर्थडे में गेम खिलवाना चाहिए, नहीं जिसकी तरफ गिर जाए। वाह, बिना बिना गेम्स के बर्थडे बहुत बोरिंग हो जाता है। कोई भी पार्टी तुम बहुत तेज मार रहा है। फिर खेले। तो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल ये किस लिए, क्योंकि ये फुल फैमिली ब्लॉग है और साथ ही साथ एक हाउसवाइफ का डेली रूटीन सुबह से रात तक कैसा होता है, क्या वो सिर्फ किचन का काम करती है या और भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आज की ब्लॉग में हैं। तो सुबह घर के सारे काम करने के बाद मैं बैठ गई अपना डेली का कंटेंट तैयार करने, क्योंकि आज है मोटिवेशनल मंगलवार और साथ ही साथ करंट अफेयर्स। और पता है क्या सबसे अच्छा क्या होता है कि जब मैं खुद पढ़ने बैठती हूँ तो उस समय रचित को भी टास्क दे देती हूँ और वो भी अपने टास्क को कंप्लीट करता है। इससे मुझे भी उसकी कंपनी मिल जाती है। हालांकि थोड़ा कंसंट्रेशन मेरा ख़राब हो जाता है उसके साथ पढ़ने में, बट उसको मेरी कंपनी मिल जाती है, तो हम दोनों एक दूसरे को देख के बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं और उसका बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहता है। मैं उसको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स और कंप्यूटर का वर्कशीट बना करके देती हूँ, जिसको वो बैठ के सॉल्व करता है, क्योंकि अभी वो स्कूल नहीं जा रहा है। और आज स्कूल इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि स्कूल ड्रेस और बुक शॉप दोनों कल बंद थी, तो ऐसे ही भेजना थोड़ा सा अजीब लगा। तो फिर आज मैं मार्केट निकली और फाइनली उसके लिए स्कूल ड्रेस लेकर के आ गई। आज मम्मी की जो हाउसमेड हैं वो नहीं आई थी, तो मम्मी को मैंने बोला प्लीज़ मुझे आज किचन दे दो। मम्मी से आज मैंने किचन छीन लिया। मुझे ना बस किचन में कोई पहुंचा दे, उसके बाद कोई बीच में टुपुर 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 आकर के नहीं करे, मुझे बस फुल फ्लेश दे दिया जाए। तो फिर मैंने आज का दिन का खाना पहले किचन क्लीन किया और उसके बाद दिन का खाना बनाया, चावल दाल और लौकी 2 प्याजा। तो मेरे पापा का आज व्रत रहता है, तो व्रत का अलग बनता है। कच्चे केले की टिक्कियाँ बनी, आलू भुनाया, मखाना भुनाया, आलू और उसके बाद मूँगफली भुनाई, और लेकिन फिर उसके बाद प्लेन खाना बना। तो लौकी जो प्याजा जब बनाते हैं ना तो उसमें प्याज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रेसिपी मैं आज आपकी ब्लॉग में आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज चूँकि हाउसमेड नहीं आ रही थी तो क्या किया, एक ही कुकर में पहले दाल चढ़ा दिया, फिर दाल को कटोरे में खाली किया, फिर उसी में सब्ज़ी बना ली, फिर सब्ज़ी को कटोरे में खाली किया और फिर उसी में चावल बना लिया। तो एक ही कुकर जूठा हुआ। तो फिलहाल अभी मैं दाल चढ़ा करके आ गई और सब्ज़ी का सारा प्रिपरेशन कर लिया, जैसे ढेर सारा प्याज काट लिया, लौकी आलू कट कर लिया, और जब तक कपड़े जो सूखे हुए थे वो इसमें तह करने लगी। मेरी मम्मी के ना आँख में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कोई दवा थी 7 दिन आँखों की, डॉक्टर ने दी थी, उसको डाला तो मम्मी को उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, आँख पूरी रेडिश हो गई। बाद में हमने उस दवा के बारे में मेरे पापा ने पढ़ा तो बताया कि वो स्टेरॉयड है और वो मम्मी को रिएक्ट कर गई। तो आजकल मम्मी को मैं रेस्ट देती हूँ, आँखों में गुलाब जल रुई में लगा के थोड़ा ठंडा करके लगा के दे देती हूँ। जब आँख को रिलैक्स करती हैं तो धीरे धीरे उनकी आँख की रेडनेस भी कम हो गई, दर्द भी कम हो गया और स्वेलिंग भी कम हो गई है। तो ये ना छोटे छोटे से घरेलू नुस्खे होते हैं जिसको हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं और सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बल्कि हमेशा कोशिश पहले ये करनी चाहिए कि पहले कुछ घरेलू नुस्खे आजमा लें, क्योंकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो होने नहीं है। और अगर उसके बाद भी रिलीफ ना मिले, हालांकि आँखों का मामला एक ऐसा होता है जिसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, बट जब भी आपको डॉक्टर कोई भी दवाई दें, चाहे आई ड्रॉप ही दें, उसके बारे में नेट पर ज़रूर पढ़ लें कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग ये पढ़ लेते हैं, लेकिन आई ड्रॉप का साइड इफेक्ट आज तक किसी ने नहीं पढ़ा था, लेकिन मम्मी को जब इफेक्ट हुआ तो पापा ने पढ़ा। क्या होता है बेटा? डूइंग थिंग। हाँ, जैसे वो बच्चा हंस रहा है। ओके।
हाँ क्या? पुलिस मतलब बेवकूफ, मूर्ख। हाँ दो प्याजा बनाने के लिए 3 लोगों के लिए बनाना था। छोटा कुकर चढ़ाया, उसमें अपना फेवरेट सरसों का तेल डाला क्योंकि इसके बिना सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। और इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची और 2 लाल मिर्ची और कुछ खड़े धनिए के दाने, और फिर ढेर सारा प्याज, ऑलमोस्ट 3 प्याज मैंने काटा था, आधे लौकी के लिए, और 1 आलू काट के रखा है। उसको प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया। और इसके बाद फिर इसमें एक छोटे सा इसका खड़ा लहसुन डाल दिया है धुल करके, और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन जब खड़ा डालते हैं या छील करके भी आप खड़ा खड़ा लहसुन डाल सकते हैं, क्योंकि दो प्याजा में ना मसाले खड़े पड़ते हैं, पर बच्चों को खड़े मसाले खाने में दिक्कत होता है। तो मैंने क्या किया था, सारे खड़े मसालों का दरदरा पाउडर बना लिया था। अब प्याज में नमक डाल दिया और सारे खड़े मसालों का दरदरा पाउडर जो बनाया था वो डाल दिया, और 1 टुकड़ा कच्चा आम। कल जब पार्क में टहल रही थी तो मुझे आम दिख गए गिरे हुए, तो मैं आम उठा करके ले आई थी। इसका भी अलग मज़ा, और दो प्याजा में बहुत अच्छा लगता है हल्का खटास, क्योंकि इसमें टमाटर या दही तो पड़ता नहीं है। और फिर जो लौकी और आलू काटा था वो इसमें डाल के मिक्स कर दिया। ज़्यादा इसको भुना नहीं जाता है, बस इसको धीमी आंच पर कुकर में सीटी लगाई जाती है, 2 से 3 सीटी, क्योंकि प्याज के पानी से ही ये पकता है। प्याज का पानी, लौकी का पानी, ऊपर से हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, जो कि मेरी आदत है, मुझे सब्ज़ी का रंग बहुत अच्छा होना चाहिए, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। हालांकि पाउडर जो बनाया था वो सफिशिएंट था, बट ऊपर से डाल के और हल्का सा पानी डाल के कुकर को बंद करके 3 सीटी लगा दिया। ये तो तुम चीटिंग की है। ये रचित, तुम चीटिंग तो नहीं करते हो बेटा। और रचित की नानी का खेल कूद हो गया। उसके बाद रचित चला गया खेलने, और मैं और मम्मी निकल गए बाज़ार। बड़े लंबे टाइम के बाद ऑटो राइडिंग पे निकले, जो मेरी कभी राष्ट्रीय सवारी हुआ करती थी। मुझे बहुत पसंद है ऑटो से कहीं भी जाना, और आसपास अगल बगल के मार्केट को देखना, वो भी लखनऊ का मार्केट देखे हुए बहुत टाइम हो गया था। तो फाइनली हम पहुँच गए यहाँ के फेमस मार्केट कपूरथला। आज तुम्हारे साथ को बाजार जाने कितने टाइम बाद हम लोग ऐसे एक बार हम लोग कहाँ गए थे, मामा मामी के, हम तुम्हारा और ये कपूरथला मार्केट मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, क्योंकि ये ऑल इन वन मार्केट होता है। और यहाँ का सबसे फेवरेट होता है गीता वस्त्रालय। किसी दिन आपको मैं पूरा कपूरथला मार्केट ज़रूर विजिट कराऊंगी। आज छोटी छोटी सी चीज़ें बस बताऊंगी। गीता वस्त्रालय कॉटन की चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, और घर गृहस्थी से जुड़े बेडशीट से लेके दीवान सेट, मतलब साड़ी, कपड़े, रेमंड्स के सूट, सब कुछ कपड़ों से जुड़े हर चीज़ आपको गीता वस्त्रालय में मिल जाएगा। मम्मी मेरी आई थी यहाँ पर धोती और गमछी लेने के लिए, जो मम्मी ने कोई मन्नत मांगा था उस चढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ अपने लिए कॉटन साड़ियाँ लेने आई थी। जब भी गर्मी शुरू होती है तो मम्मी कॉटन साड़ियाँ 5-6 खरीद लेती हैं, और वही मम्मी देख रही थी, पसंद कर रही थी। मुझे कॉटन साड़ी नीचे जो थोड़ा बॉर्डर होता है ना, जो उसको बैकअप देता है, मतलब बॉर्डर अगर स्ट्रॉन्ग है तो साड़ियाँ नीचे से मुड़ती नहीं हैं। तो मम्मी के लिए मैं वही पसंद करी थी दिन के हिसाब से, कि थर्सडे के लिए येलो ले लो, सैटरडे के लिए ब्लैक ले लो। और फिर गीता वस्त्रालय से निकल के हम आ गए यहाँ के मेन मार्केट प्रगति बाज़ार, जो कि कपूरथला है। और यहाँ तो सिर्फ लेडीज़ के शॉप्स हैं। इतने सुंदर सुंदर सूट, और चिकन के सूट्स इतने महंगे हो गए हैं कि उतनी में तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही कुर्ती पे कढ़ाई कर लूँ चिकन की। बाज़ार बहुत कॉस्टली हो गया, और बाज़ार में डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो मैं वहाँ बैठे बैठे डिज़ाइन देख रही थी। तो आज मैंने मोटिवेशनल मंगलवार में अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी सुनाई। एक्चुअली वो स्टोरी मैं अक्सर रचित को भी सुनाती हूँ, कि जब मैं मम्मी पापा के पास बिहार में पढ़ती थी, उस दौरान
राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। और उस दौरान मेरा पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि सरकारी स्कूल था, 150 लड़कियां थी। मैडम मैक्सिमम टाइम स्वेटर बुनती थी या स्वाभिमान सीरियल की बातें करती रहती थी, और हम लोग पीछे चोर सिपाही राजा मंत्री खेलते थे। तो बेसिकली स्कूल का माहौल बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो पढ़ाई से धीरे धीरे मेरा मन हटने लगा, और फिर मुझे लगा कि अगर आगे नहीं पढ़ना है तो इसका बेटर ऑप्शन है कि मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चले जाऊँ। और फिर मैं अपने अंकल आंटी के पास चली गई। वहाँ पर गई तो एक बड़ा सा स्कूल था। वहाँ पर मेरे अंकल ने मेरे एडमिशन टेस्ट के लिए भेजा, और मुझे पता था कि इतने बड़े स्कूल में मेरा एडमिशन तो होना नहीं है, क्योंकि मुझे तो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि लोगों ने मेरे दिमाग में इस बात को बैठा दिया था कि मुझे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है और मेरा पढ़ाई लिखाई में कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को मैं पास कर गई और फिर स्कूल जाना शुरू किया। जब स्कूल जाना शुरू किया तो मुझे सबसे लास्ट बेंच की लास्ट सीट दी गई, और ये चीज़ बहुत लंबे समय तक चलती रही। क्यों? क्योंकि मैम का ये मानना था कि जो लड़की बिहार से आई है, जहाँ की मुख्यमंत्री ही 5वीं पास है, उसका पढ़ाई में क्या इंटरेस्ट होगा, वो क्या पढ़ाई कर पाएगी। फिर जा कर के कहते हैं ना कि जब आपको ठोकर लगती है तब जा कर के आपको एहसास होता है कि आपको क्या करना चाहिए। फिर मैंने पढ़ाई लिखाई में मेहनत करना शुरू किया, सुबह के 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू किया, और नतीजा ये हुआ कि जब पहली बार 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम हुआ तो क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। और उस दिन मुझे सारे क्लास के बच्चे मुझसे बात करने के लिए आए, यहाँ तक कि जो फर्स्ट आती थी वो भी मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। और फिर मुझे इतनी मोटिवेशन उस चीज़ से मिली कि मैंने और मेहनत करना शुरू कर दिया, और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में मैं डिस्ट्रिक्ट में मुझे टॉप पोजीशन मिली और हर जगह मेरा नाम लिखा गया। तब से मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि भगवान ने दिमाग सभी को इक्वल दिया है। ये तो हम हैं जो दूसरों के कहने पे ये मान बैठते हैं कि हमारे बस की ये बात नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं, और हम उस चीज़ को से धीरे धीरे अपने आप को हाथ चुराने लगते हैं कि हमारे बस का नहीं है। लेकिन जब इन्वायरमेंट चेंज होता है और चीज़ें समझ में आती हैं, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो समझ में आता है कि नहीं, भगवान ने हमें इक्वली बनाया है। कोशिश में कमी थी, हमारी कोशिशों में, हमारी सोच में कमी थी, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था जब मुझे वो स्कूल मिला और मुझे वो चैलेंज मिला, और जिस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद से मैंने कोई भी काम के लिए मतलब मुझे ये लगा कि मैं किताबों से जुड़ गई। जिसको पढ़ाई से डर लगता था, आज उसके लिए पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। मुझे स्ट्रेंथ मिलती है पढ़ाई करके। तो जो पहले की थॉट थी वो बेसिकली बनाई गई थी, वो मेरे दिमाग में इंक्लूड की गई थी, डाली गई थी। तो आपके भी दिमाग में अगर कोई बार बार ये आपको बोलता नहीं ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उसको एज अ चैलेंज लो और उसको करके दिखाओ। जिस दिन आप एज अ चैलेंज उन चीज़ों को लेने लगोगे, आपको भी लगेगा कि भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, आपके करने में कमी थी, इसलिए आप ये चीज़ को नहीं कर पा रहे थे। और अगर कुछ करने का सोच रहे हैं आप और बार बार ये सोच रहे हैं कि नहीं ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या होगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मेरे ख्याल से आज की मोटिवेशनल मंगलवार की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको उसे देखने के बाद ज़रूर आप अपने नए काम को शुरू करने के लिए मोटिवेट हो जाइएगा, और क्या पता बहुत जल्दी उस काम को शुरू कर दीजिए जिसके लिए आप पिछले कई टाइम से सिर्फ सोच रहे हैं। खैर, आज की ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी मस्ती थी और बहुत सारे टिप्स भी थे, और पेरेंट्स और ओल्ड एज के लोगों की इम्पोर्टेंस भी थी। तो वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरी डेली ब्लॉगिंग, डेली लाइफ की रूटीन अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए, और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए। फिर मिलेंगे हम कल की ब्लॉग में।